बीजेपी नेता जब अपने ही नेता के द्वारा कोई अनर्गल या ऐसा बयान दे दिया जाए जो कि जनता की समझ से परे हो या जनता के खिलाफ हो, तो फिलहाल उससे किनारा कर लेते हैं। अक्सर देखा जाता है। ऐसा ही भिवानी में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के द्वारा एक बयान दिया गया था। उससे किनारा करती नजर आई पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल। उस सिरसा में 11 जून को होने वाले कबीर साहेब की जयंती कार्यक्रम के लिए समाज जो डीएससी है या फिर अन्य लोग हैं उनको आमंत्रण देने के लिए पहुंची थी। और फिलहाल इस दौरान उन्होंने कहा कि डीएससी समाज सीएम साहब का धन्यवाद करेगा आरक्षण के लिए, और स्पेशली वहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि रामचंद्र जांगड़ा के बयान से बीजेपी या फिर सुनीता दुग्गल कितना वास्ता रखती हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ये उनका पर्सनल बयान था और ये बीजेपी का बयान नहीं है। फिलहाल उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और महिलाओं के सम्मान में बीजेपी हमेशा खड़ी है। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को करारा मुंह तोड़ जवाब दिया है और आतंकवादियों का कोई भी हमला हिंदुस्तान पर पाकिस्तान के द्वारा युद्ध की घोषणा माना जाएगा। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कहा सुनीता दुग्गल ने भिवानी पहुंचकर। सबसे पहले तो मैं भिवानी के सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ साथ क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि समय जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि एक दो जगह पे और कार्यक्रम था। आज यहाँ पर हमारे आने का मकसद ये है कि 11 जून को कबीर साहब का प्रगट उत्सव जो है वो सिरसा की धरती पर हम लोग मना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम भी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं वो चाहे किसी भी समाज से क्यों ना है, उन सब की जयंती जो है, उन सब का प्रगट उत्सव जो है, उन सब का जन्मोत्सव जो है वो सरकार की तरफ से मनाया जाएगा। सरकार जो है उसमें सब खर्चा करेगी और धूमधाम के साथ उस जयंती को मनाया जाएगा ताकि हमारे महापुरुष जो भी हमें शिक्षा देकर गए हैं वो सारे समाज के अंदर फैले। इसमें आपने देखा होगा, चाहे हम परशुराम जयंती जी की बात करें, चाहे हम वाल्मीकि जयंती की बात करें, चाहे हम कबीर साहब जी की जयंती की बात करें, रविदास समाज की जयंती की बात करें और अभी धन्ना भगत की जयंती जो अभी मनाई गई थी, तो सभी जो जन्मोत्सव हैं वो बहुत धूमधाम के साथ सरकार की तरफ से मनाए जाते हैं। उसी कड़ी में पूरे, क्योंकि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर हम सब जगह पर जाकर वहाँ पर पूरे समाज को इसमें एकत्रित कर रहे हैं और उनके अंदर जो है चेतना का जो है वो जागरूक कर रहे हैं उनको और चेतना का संचार कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है। हम सब लोगों को भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचकर कबीर साहब की वाणी सुननी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुनने चाहिए। और एक और आपको माध्यम से मैं बात कहना चाहूँगी कि क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारी जो सरकार बनी है उसके अंदर जो सरकार की तरफ से डीएससी लागू किया गया उसमें समाज के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, बहुत ज़बरदस्त जोश है। उसमें जींद की धरती पर जो एक वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सबने धन्यवाद ज्ञापन किया और अभी इसी कड़ी के अंदर ये समाज के पास मौका है तो हम लोग 11 जून को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे और इसके साथ साथ कबीर साहब का प्रगट उत्सव मनाएंगे। मैडम, विभिन्न जो सामाजिक कार्यकर्ता अपने टाइम के रहे, कबीरदास जी, अहिल्याबाई, गुरु नानक, उनके जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, तो एक इवेंट के तौर पे इसको किया जा रहा है। उनकी शिक्षाओं को लेकर के क्या कोई गंभीरता में उनका कोई सिलेबस में शामिल हो या उस तरह की कोई परिचर्चाएँ हों या कोई लेखन हो बच्चों का, उस प्रकार का नहीं दिखाई देता, एक पॉलिटिकल ज़्यादा दिखाई देता। आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अहिल्याबाई होलकर के बारे में भी अगर आप बात करें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं खुद भी उसमें एक सदस्य हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी पार्टी ने एक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये निर्णय किया कि अलग अलग राज्यों के अंदर जाकर हम स्कूल में, कॉलेज में महिलाओं के अंदर अहिल्याबाई होलकर किस तरह की शासक थी उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले जो बहुत एक दशक के पहले जो है वो जिस तरह की हमारी शिक्षा रही तो हम लोग बहुत ज़्यादा मुगलों के बारे में पढ़ते रहे, लेकिन हमारे अपने जो शासक रहे, जो हमारी अपनी संस्कृति है, उसको हम भूलते चले गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हम इस बात का प्रचार प्रसार जो है वो आम जनमानस के अंदर नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता लगेगा कि अहिल्याबाई होलकर क्या थी, कौन थी और किस तरह की न्यायप्रिय नेता, एक न्यायप्रिय शासक वो उस समय में थी। अहिल्याबाई होलकर जी ने जो जीवन आदर्श था, उनकी जयंती पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने जो बयान दिया उससे आप कितना इत्तेफाक है? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। कोई भी देखिए, चाहे कोई किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, हमारी अपनी पार्टी से भी क्यों ना हो,
लेकिन जो भी कोई महिलाओं के बारे में अगर ठीक से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तो बीजेपी जैसे कि प्रोफेसर थे उस पर एक्शन लिया गया था, महिला आयोग की सदस्य भी पहुंची थी, वहाँ चेयरमैन पहुंची थी, वो केस हुआ और सारी चीज़ें हुई। तो क्या कोई ऐसा एक्शन भी लेने वाली है एमपी साहब पर? नहीं, एमपी साहब की आप कौन सी स्टेटमेंट की बात करें, जरा मुझे खुलासा करेंगे। वायरल हुई थी, उन्होंने कहा था कि उनके अंदर जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, उस कारण से बेलगांव में 26। हाँ, देखिए मैं देखिए ये उनके अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं, पार्टी इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है और हर इंडिविजुअल जो है वो एक इंडिविजुअल भी है और साथ में वो किसी संगठन के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर कोई अपनी पर्सनल अगर कोई मंशा रखता है, कोई बात रखता है, तो उसको हम पार्टी लाइन लेकर नहीं चल सकते। पार्टी लाइन तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन की बात भी आती है। तो वो मुस्लिम थे, कहा जाता है भी इस कारण से उन पर एक्शन हुआ। बाकी बीजेपी के जो नेता बोलते हैं उन पर एक्शन नहीं होता, बस मौन से सभी प्रक्रिया पार्टी लाइन से हटकर बोल दिया जाता है। तो दो तरीके से सोचने का तरीका पार्टी का क्या उचित है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कि अगर कहीं गलत होता है तो उसको हम लोग सही ये सही नहीं मानते हैं। अगर गलत है तो उसको हम गलत ही कहते हैं। जैसा मैंने आपने एक शब्द के अंदर मैंने ये बात कही कि जो उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, वो बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं है। और इस चीज़ को हम मानते हैं कि जो गलत, चाहे वो हमारी पार्टी से है चाहे किसी भी और पार्टी से क्यों ना है, तो सोच समझकर, खासकर जो भी जनप्रतिनिधि है उनको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी कही हुई एक एक बात, एक एक शब्द जो है वो बहुत ध्यान से सुना जाता है और उसके ऊपर चिंतन और मंथन होता है। मैडम, अब लगभग 1 महीना हो गया कंप्लीट जो आतंकवादियों ने हमला किया था, 26 भारतीय नागरिक निर्दोष मारे गए थे। अभी तक उन 4 आतंकवादियों का जिक्र नहीं होता है, बाकी तो जिक्र होता है काफ़ी। जिन पर्टिकुलर 4 लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उनकी सर्चिंग चल रही है, उनको ढूंढा जा रहा है, उस तरीके से कोई बातचीत सामने नहीं। देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा कि 9 आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमारी सेना ने जिस तरह से आक्रमण किया और उसको नेस्तनाबूद किया और जिस तरह से उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे आतंकवादी जो हैं वहाँ पर उनके परिवार वहाँ पर जो हैं वो मारे गए हैं, जिसके बाद कि उन आतंकवादियों ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि मेरा भी, अगर मैं भी इसमें मारा जाता तो ठीक रहता। आप लोगों ने सुनी होगी वो स्टेटमेंट भी। तो देखिए, जिस तरह से सेना हमारा काम कर रही है, हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम लोग जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो काबिले तारीफ़ है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सफल है और बहुत अच्छे तरीके से हमारी सेनाओं ने मुँह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया है। मैडम, हाल ही में रामविलास शर्मा के द्वारा भी एक विवादित बयान दिया गया राजपूत समाज को लेकर के। उन्होंने कहा कि उन्होंने आतंकवाद की तुलना राजपूत समाज से कर दी है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हर किसी का इंडिविजुअल कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार, हमारा संगठन जो है वो कभी भी इस तरह की बातों को बढ़ावा नहीं देता या इस तरह की बातों को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। मैडम, आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो आरक्षण दिया था उसके तहत नौकरियां लगी थी, 10,000 के करीब नौकरियां, कोर्ट ने उनको वापस कर दिया है। सरकार करीब उनको रखेंगे तो किस प्रकार ये रखे जाएंगे? दूसरी बात है भी आरक्षण को लेकर के कई बार आरोप लगते हैं बीजेपी के कि वो आरक्षण आने वाले टाइम में अलग अलग तरीके से खत्म करेगी। ये भी आरक्षण बीजेपी ने आर्थिक दिया था लेकिन ये भी खत्म कर दिया कोर्ट ने। तो ऐसे क्यों नियम बनाते हैं जिनको इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है, आरक्षण के साथ बार बार छेड़छाड़ होती है? क्या कहेंगे? नहीं, आप जो कह रहे हैं वो EWS है, वो अलग चीज़ है। जो हरियाणा सरकार ने, खासकर हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो एक सुविधा रखी थी कि जिस परिवार के अंदर जो है वो एक भी नौकरी नहीं मिली है तो उसको वो मार्क्स कुछ दिए जाते थे, उनको कुछ पॉइंट्स दिए जाते थे। उसके बारे में जो है वो कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसमें भी आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने वक्तव्य के अंदर स्पष्ट रूप से पूरे मीडिया के समक्ष ये बात कही है कि बिल्कुल किसी भी तरीके से जो ऐसी किसी भी के ऊपर कोई आंच आएगी तो उसका ध्यान रखा जाएगा। उसको ऐसे नौकरियां जिनको मिली हैं, सरकार की तरफ से मिली हैं, उन पर कोई आंच ना आए, इस बात का ध्यान जो है वो सरकार रखेगी। लेकिन कोर्ट में ऐसे केस जाके भर्तियां अटक जाती हैं या भर्तियों पे सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारे। देखिए, बहुत बड़ी गैंग जो है कांग्रेस पार्टी की वो इसी काम पे लगी हुई है कि हमारे जिन लोगों को बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं तो वो तिलमिलाए हुए हैं। उनके अंदर बहुत इस बात को लेकर तकलीफ है, क्योंकि हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि हमारी सरकार में बिना खर्चे और बिना पर्ची के जो है वो नौकरियां लगी हैं। एक गरीब जो इंसान है जो कभी सोच नहीं सकता था कि उनके बच्चे जो हैं पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर तक भर्ती हो सकते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं उनके परिवारों के अंदर नौकरियां लगी हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये जो एक खास तरह से एक गिरोह जो है
वो इसी काम पर लगा है कि किस तरीके से जो भी भर्ती आती है उसको कोर्ट में घसीटते हैं ताकि उसके अंदर फिर जो है वो वापस भर्तियों के अंदर कोई ना कोई आँच आ जाए। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि बीजेपी वाले चुनाव के वक्त फायदा लेने के लिए इस तरह का फैसला लेते हैं और बाद में वो भर्तियां या फिर वो कोर्ट में अटक जाता है, वो वहाँ पर तो उन कांग्रेस वाले क्या कांग्रेस वाले आम जनमानस को, नागरिक को क्या समझते हैं? क्या वो उनको ये नहीं पता लगता कि जनता जो है बहुत समझदार है, बहुत समझदार जनता है और बहुत सोच समझ कर वोट करती है। और कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम से जो है पटकनी दे देती है, जहाँ पर जनता को समझ में आता है कि ये हमारे साथ नहीं है, ये हम लोगों के भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारे विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे कैसे अच्छे अच्छे लोगों को पटकनी मिल जाती है। तो मुझे ये लगता है कि बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा एक ये गुरूर था, उनको बहुत बड़ा विश्वास था कि उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन औंधे मुँह जो वो गिरे हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और बौखला गए हैं। धरातल पर आज वो बिल्कुल अपनी बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत चहुमुखी विकास हो रहा है। आपने देखा होगा, देखिए हांसी से लेकर भिवानी तक की रोड जिस तरह से जो है वन वे बन रहा है। मैं तो बहुत दिनों के बाद मेरा यहाँ पर आना हुआ, तो आप देख सकते हैं विकास आपको नजर आता है और इन सबको ध्यान में रखते हुए जनता वोट करती है। पानी का मुद्दा बड़ा खड़ा हुआ था, आज भी जाम होता है भिवानी में, कल भी 4-5 जगह जाम लगा है। आपके सिरसा से होके ही पानी निकलता है, लेकिन पानी पहुंच नहीं पाता गलियों में, आज भी बुरा हाल है लोगों की घरों का। पानी पहले से कंपैरेटिवली अगर आप देखें, अगर आप पहले वाले जो हैं सरकारों के अंदर देखें, जो हालात भिवानी के अंदर थे उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और भी आगे सुधार करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मुख्यमंत्री जी जो सिरसा आएंगे जी 11 जून को, तो पिछड़ा वर्ग के लिए क्या संभावनाएं हैं? उस मंच से कुछ घोषणाएं हैं, उनके वेलफेयर के लिए कुछ घोषणाएं हो, ऐसा कुछ संभावित कुछ इसको लेकर के डिस्कशन हुआ है या होने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए समय समय पर जो है वो हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए और DSC OSC वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और अब भी हम अपने जो हमारी जो जयंती है उसके अंदर कुछ मांग पत्र रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, और मुझे उम्मीद है कि जो भी जायज़ मांगे होंगी उनको सरकार की तरफ से पूरा किया जाएगा। लेकिन इनेलो आपके सिरसा में गढ़ कहा जाता है और इनेलो पर अब जितेंद्र हुड्डा ने कहा है, पहले बी पार्टी कहते थे बीजेपी की, अब ए पार्टी कहने लगे जितेंद्र हुड्डा, तो क्या कहेंगे इस बार? देखिए वो ए किस लिए कह रहे हैं, बी किस लिए कह रहे हैं, मुझे लगता है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। और बाकी अब ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। आपने देखा ही होगा कि 2019 के अंदर पहली बार वहाँ पर कमल का फूल खिला और उसके बाद लगातार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो हमारा चेयरमैन जो है वहाँ पर सिरसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बना है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस इनेलो और JJP में होड़ लगी है कि कौन बीजेपी का सबसे ज़्यादा साथ देगी, और अभी भी उन्होंने कहा कि JJP का ऐसा कोई अस्तित्व तो बचा नहीं है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए हमारे तो मैं ताज़ा अगर मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात भी कही है कि अगर किसी को खासकर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनको विकास करवाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है तो हमारे साथ भागीदारी कर लें। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो है उनका वक्तव्य आया है। तो देखिए हमारी सरकार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, खूब विकास हो रहा है चारों तरफ। जब कहीं कुछ कहने को नहीं मिलता तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी वो भागीदारी यदि नहीं कर पाते हैं तो कैसे वो क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा? देखिए ये इस बात के लिए तो हमारी पार्टी, हमारी सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ मैं कहूँगी कि ये बात चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों चाहे अब के मुख्यमंत्री हों, जहाँ जहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे विधायक नहीं हैं, हमारे सांसद नहीं हैं, उस इलाके का भी अगर आप विकास देख लें तो मुझे लगता है कि कोई ये सवाल उठा ही नहीं सकता कि हम लोग जो है समान रूप से विकास नहीं करते। हमारी सरकार ने कोई क्षेत्र विशेष, कोई जाति विशेष, कोई परिवार विशेष, इन सब चीज़ों से दूर होकर चहुमुखी विकास किया है, सबका साथ सबका विकास। सिंदूर ऑपरेशन भी कर दिया है, दावे भी किए जा रहे हैं, आतंकवादियों के ठिकाने भी खत्म किए हैं। जो आतंकवादी घुसे थे, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, कहाँ से आतंकवादी आए? पहलगांव में भी यही है और पुलवामा में भी यही था। क्या जांच की जाएगी पहलगांव की भी? जांच तो देखिए बिल्कुल जांच चल रही है और आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को उस चक्कर में हिरासत में भी लिया है और आतंकवादी ठिकानों के ऊपर जो है वो जो है सेना की तरफ से लगातार हमले भी वहाँ पर जारी हैं। और कितना स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब किसी भी आतंकवादी घटना को युद्ध माना जाएगा। कोई छोटी भी अगर आतंकवादी घटना अगर पड़ोसी देश से होती है तो हम उसको युद्ध मानेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मैडम आज जींद में एक महापंचायत हुई है जाट आरक्षण समिति,
उन्होंने कहा कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, 9 साल बाद ये दोबारा इनकी लड़ाई शुरू कर दी जा रही है, तो बीजेपी इसको किस तरह देखती है? मेरी नॉलेज में अभी नहीं है, अभी क्या हुआ है तो ये जी, नींद के अंदर। क्या हुआ है मेरी नॉलेज में अभी नहीं है। मैं देखती हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं, और उसके बाद उसके क्या रेपरकशंस होंगे, अभी मेरी नॉलेज में नहीं है।